Hello students, in my second video of B. Wordsworth we have completed till this page's explanation where B. Wordsworth discloses the secret of his life, telling him that he is writing the greatest poem, and then he also tells a story. एक story भी बताता है about a boy poet and a girl poet and how they married and how the girl poet died with the baby poet inside her, and because of which the garden which the girl used to take care a lot, that grew high and wide. So this was the reason why the B. Wordsworth orchard was wet, wild and extremely green, because no care was taken by B. Wordsworth. So in a way, as a reader, we have come to know that B. Wordsworth was telling his own story. Now continuing further, we have to start from this page number 121, where he says, I looked at B. Wordsworth, and as he told me this lovely story, he seemed to grow older. I understood his sort. And then he says that, I think this page was also explained, because ये botanical garden, rock garden, ये सब आपको बताया था. And then ये सीक्रेट जो है, आई एम राइटिंग अ पोएम, आई विसिल्ड. पोएट ने उस पर सीटी बजा दी, बट वेरी सून द पोएट केम टू नो दैट दिस पोएम इज़ स्पेशल बिकॉज बी वर्ड्सवर्थ ने क्या बताया, आई हैव बीन वर्किंग ऑन इट फॉर मोर देन 5 years नाउ. So the poem was special because B. Wordsworth was writing this poem since 5 years, and he said that he will finish it in about 22 years from now. और 22 years उसको और लगेंगे इसको फिनिश करने के लिए, अगर इफ़ ही कीप्स ऑन राइटिंग एट द प्रेजेंट रेट, अगर उसी तरह से वो लिखता रहेगा, मतलब उसी स्पीड से वो लिखेगा. तो यू डज राइट अ लॉट देन. ही सेड नॉट एनी मोर, आई जस्ट राइट 1 line a month. दिस यू हैव टू अंडरलाइन. तो उन्होंने बोला कि नहीं, आई जस्ट हैव टू राइट 1 line a month. जब नैरेटर ने पूछा कि तब तो आपको बहुत लिखना पड़ता होगा, इट मस्ट बी द लेंथीएस्ट पोएम, बट आई मेक श्योर इट इज़ अ गुड लाइन. I asked what was the last month's good line. He looked up at the sky and said, the past is deep. नैरेटर ने पूछा कि लास्ट मंथ आपने कौन सी लाइन लिखी, मतलब ही इज़ राइटिंग जस्ट अ लाइन इन अ मंथ. तो नैरेटर को पूछना पड़ा कि व्हाट वाज द लाइन रिटन बाय यू इन द नेक्स्ट मंथ, इन द लास्ट मंथ. तो उसने बताया द पास्ट इज डीप. सो दिस इज़ द लाइन रिटन बाय बी वर्ड्सवर्थ इन द लास्ट month. I said it's a beautiful line. B. Wordsworth said, I hope to distill the experiences of whole month into that single line of poetry. So in 22 years I shall have written a poem that will sing to all humanity. फिर B. Wordsworth ने बोला कि I am going to extract all the experiences of the whole month. Whatever B. Wordsworth experiences throughout the month in his life, that he mentions in the poem which he is writing. So in 22 years I shall have written a poem that will sing to all humanity. और पोएम में जो ह्यूमैनिटी से रिलेटेड वो बातचीत कर रहा है, वो 22 साल 22 years उसको लग जाएंगे उसको लिखने में. आई वॉज फिल्ड विद वंडर. नैरेटर ऑब्वियसली सरप्राइज्ड हो गया, क्योंकि कोई भी पोएट इतना टाइम नहीं लेता है किसी भी पोएम को लिखने में. अवर वॉक्स कंटिन्यूड. वी वॉक अलॉन्ग द सी वॉल एट डॉक साइड वन डे. एक दिन नैरेटर और बी वर्ड्सवर्थ डॉक साइड की सी वॉल पे वॉक कर रहे थे. तो नैरेटर ने बी वर्ड्सवर्थ से पूछा, मिस्टर वर्ड्सवर्थ, इफ़ आई ड्रॉप दिस पिन इन द वाटर यू थिंक इट विल फ्लोट. ही सेड दिस इज़ अ स्ट्रेंज वर्ल्ड, ड्रॉप योर पिन एंड लेट अस सी व्हाट विल हैपन. तो हो सकता है कि बी वर्ड्सवर्थ को पता भी हो कि पिन के साथ क्या होगा, बट इन स्पाइट ऑफ दैट उन्होंने नैरेटर को खुद एक एक्सपीरियंस करने के लिए बोला. और क्या बोला कि ये पिन अगर आप खुद से पानी में डालेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये डूब जाती है या फिर फ्लोट करती है. द पिंक सैंड. जैसे ही नैरेटर ने पिन डाला वो डूब गई. हाउ इज़ द पोएम दिस मंथ. नाउ नैरेटर वॉज वेरी क्यूरियस अबाउट दैट ग्रेटेस्ट पोएम वेयर बी वर्ड्सवर्थ सेड दैट ही वॉज राइटिंग जस्ट अ लाइन इन अ मंथ. तो जिस पोएम के बारे में बी वर्ड्सवर्थ ने बताया कि वो एक मंथ में एक लाइन लिख रहा है, तो नैरेटर को उसमें इंटरेस्ट हो गया. तो नैरेटर ने पूछा कि आपने इस मंथ कौन सी लाइन लिखी. But he never told me any other line. He merely said, oh, it comes, you know it comes. लेकिन फिर उसके बाद से बी वर्ड्सवर्थ ने कुछ भी नहीं बताया नैरेटर को, और उसने बोला कि
ऑटोमेटिकली उसके माइंड में लाइन आती है और तभी वो लिखता है. और वी वुड सिट ऑन द सी वॉल एंड वॉच द लाइनर्स कमिंग टू द हार्बर. देखिए जहाँ जहाँ पे नैरेटर और बी वर्ड्सवर्थ के बीच में नेचर को लेके बातचीत हो रही, जैसे ये सी साइड है डॉक साइड का, या फिर वो रॉक गार्डन गए, या फिर वो बोटेनिकल गार्डन गए, या फिर उन्होंने लेट करके स्टार्स को एक्सपीरियंस किया, ओरियन द हंटर वाला जो रेफरेंस है, ये सब थीम ऑफ नेचर को रिफ्लेक्ट करता है. और जो क्वेश्चन आपको इम्पोर्टेंट दिया है उसमें आप इंक्लूड करेंगे ये सारे रेफरेंसेस, ठीक है. या जो ऑर्चर्ड की बात होगी या ऑर्चर्ड से रिलेटेड स्टोरी होगी तो ठीक है. हाउ यू डज लिव मिस्टर वर्ड्सवर्थ, आई आस्क्ड हिम वन डे. एक दिन फाइनली नैरेटर ने उससे पूछा कि आपकी जो लिविंग है वो कैसे चलती है. ही सेड यू मीन हाउ आई गेट मनी. ऐसा क्वेश्चन आपको पता है बिगनिंग में भी नैरेटर पूछ चुका है, लेकिन उसको वो जवाब से सेटिस्फाई नहीं था. तो इस बार उसने जब दोबारा क्वेश्चन पूछा तो बी वर्ड्सवर्थ ने बोला कि तुम्हारा मतलब ये है कि मैं पैसे कैसे कमाता हूँ. व्हेन आई नॉडेड ही लाफ्ड इन अ क्रुकेड वे. क्रुकेड का मतलब होता है विकेट. तो जब नैरेटर ने अपना सर हिलाया डायरेक्शन देने के लिए तो बी वर्ड्सवर्थ को हंसी आ गई. ही सेड आई सिंग कैलिप्सोज इन द कैलिप्सो सीजन. और फिर उसने रियलिटी बता दी कि एक्चुअली वो सॉन्ग्स गाता है, ट्राइबल सॉन्ग्स गाता है कैलिप्सो सीजन में, एंड दैट लास्ट यू द रेस्ट ऑफ द ईयर. और फिर उसके बाद नैरेटर ने पूछा कि क्या ये आपके लिए इनफ होता है, इतना आप कमा लेते हैं. तो उसने जवाब दिया येस, बट यू विल बी द रिचेस्ट मैन इन द वर्ल्ड व्हेन यू राइट द ग्रेटेस्ट पोएम. नाउ बिकॉज द नैरेटर इज सो इमोशनली एंड सेंटिमेंटली कनेक्टेड विद बी वर्ड्सवर्थ, उसकी दोस्ती इतनी स्ट्रांग हो गई है बी वर्ड्सवर्थ के साथ कि वो उसको बोल रहा है कि जब आप अपनी सबसे ग्रेटेस्ट पोएम लिखेंगे और जब वो पब्लिश होगी तो डेफिनेटली यू विल बिकम द रिचेस्ट पर्सन. ही डिडंट रिप्लाई. लेकिन देखिए यहीं से थीम ऑफ एस्केपिज्म स्टार्ट हो जाता है. उसने रिप्लाई किया नो. One day when I went to see him in his little house, I found him lying on his little bed. He looked so old and so weak that I found myself wanting to cry. एक दिन नैरेटर उसको विज़िट करने के लिए उसके घर गया तो उसने देखा कि बी वर्ड्सवर्थ अपने बेड पे लेटा है, बहुत बीमार है और बहुत ओल्ड दिख रहा है, साथ में वीक भी दिख रहा है और इतना ज़्यादा वो सैड है कि ही जस्ट फेल्ट लाइक वीपिंग. He wasn't looking at me, he was looking through the window at the coconut tree and he was speaking as though I wasn't there. वो तो उसको पता भी नहीं चला कि कब बी वर्ड्सवर्थ आया, कब नैरेटर आया. और वो बी वर्ड्सवर्थ जो है वो सिर्फ अपने ऑर्चर्ड के घर के विंडो से ऑर्चर्ड के कोकोनट ट्री को देख रहे हैं और बात अपने आप से कर रहे हैं जैसे कि नैरेटर वहाँ नहीं है. उन्होंने बोला when I was 20 I felt the power within myself. Then almost in front of my eyes I could see his face growing older and more tired. He said but that was long time ago. So when B. Wordsworth became very old and very weak, he actually was reminding of his youth. वो अपने यूथ, अपने यंग डेज़ को रिमाइंड कर रहे हैं जब उनको उनके माइंड में ये बात आ गई थी कि वो बहुत एनर्जेटिक हैं, बहुत टैलेंटेड हैं, बहुत वाइज हैं और शायद वो ग्रेटेस्ट पोएट बन सकते हैं. लेकिन अब वो बिल्कुल डिप्रेस्ड हैं, होपलेस हैं और उनको लग रहा है कि उनकी लाइफ का एंड होने वाला है. बट ही कुड नॉट अचीव दैट पोजीशन विच ही वांटेड टू अचीव. एंड देन आई फेल्ट सो कीनली इट वॉज एज दो आई हैड बीन स्लैप्ड बाय माई मदर. नैरेटर इतना ज़्यादा अटैच था बी वर्ड्सवर्थ से कि जब उसने इतना डिप्रेस देखा अपने फ्रेंड को, बी वर्ड्सवर्थ को, तो उसको लगा कि एज इफ उसको इतना पेन हो रहा है जितना उसकी मदर के मारने पे होता है. डेथ ऑन द श्रिंकिंग फेस. और वो क्या बोल रहा है कि आई कैन सी दैट द साइंस ऑफ अप्रोचिंग डेथ अपीयर्ड ऑन द फेस ऑफ बी वर्ड्सवर्थ. ही लुक्ड एट मी एंड सॉ माई टीयर्स एंड सैट अप. लेकिन जैसे ही बी वर्ड्सवर्थ ने नैरेटर के टीयर्स को देखा तो वो भी नैरेटर से इमोशनली कनेक्टेड है. ही गॉट अप एंड देन ही सैट. ही सेड कम. आई वेंट एंड सैट ऑन हिज नीज. जब उन्होंने बुलाया नैरेटर को तो नैरेटर उनके पास जाके उनके पैरों के पास बैठ गया. He looked into my eyes and he said, "Oh, you can see it too. I always knew you had the poet's eye." और उसके बाद बी वर्ड्सवर्थ को कहीं ना कहीं ये रियलाइजेशन हुआ कि उसका फ्रेंड से जब उसकी फ्रेंडशिप हुई थी, यानी कि नैरेटर एक बॉय ज़रूर है, बहुत बड़ा ग्रोन अप अडल्ट नहीं है, लेकिन एक्चुअली नैरेटर जो है वो उसकी फीलिंग्स को, उसके सेंटिमेंट्स को समझता है, इमोशनली उससे अटैच्ड है. तो उसने बोला कि येस आई नो दैट यू हैव अंडरस्टूड माई फीलिंग्स बिकॉज यू हैव अ पोएट्स आई. क्योंकि ये बात तो बी वर्ड्सवर्थ ने पहले ही बोली है कि नैरेटर बड़े होकर पोएट बनेगा. ही डिडंट लुक
even look sad and that made me burst out crying loudly. बी वर्ड्सवर्थ इतना ज़्यादा डिप्रेस थे कि प्रॉपर सैडनेस की जो फीलिंग होती है वो भी नहीं दिख रही थी उनके फेस पे. कंप्लीटली एस्केपिज्म की फीलिंग थी. ही पुल्ड मी टू हिज थिन चेस्ट एंड सेड, डू यू वांट मी टू टेल यू अ फनी स्टोरी, एंड ही स्माइल्ड इनकरेजिंगली एट मी. इस बार फिर बी वर्ड्सवर्थ ने नैरेटर को बोला कि वो उसको एक फ़नी स्टोरी सुनाना चाहेगा. क्या नैरेटर सुनना चाहता है? तो अब इस बार नैरेटर इतना ज़्यादा अपसेट है और सैड है और इतना सब कुछ सुन चुका है बी वर्ड्सवर्थ से कि उसको पता है कि उनका जो स्टोरी होगी या जो सीक्रेट होगी या जो बात होगी वो कैसी होगी. ही सेड, व्हेन आई हैव फिनिश्ड दिस स्टोरी आई वांट यू टू प्रॉमिस दैट यू विल गो अवे एंड नेवर कम बैक टू सी मी. डू यू प्रॉमिस? अब इस बार उन्होंने नैरेटर से प्रॉमिस लिया बी वर्ड्सवर्थ ने, और उन्होंने बोला कि मैं जब अपनी स्टोरी फिनिश करूँगा तो मैं ये तुमसे प्रॉमिस लेना चाहता हूँ दैट यू विल गो अवे फ्रॉम माई हाउस एंड यू विल नेवर कम टू मी. तो नैरेटर सुनना चाहता था वो स्टोरी. नैरेटर को पता था कि नाउ समथिंग वेरी रियल विल बी स्पोकन बाय बी वर्ड्सवर्थ. सो ही मूव्ड हिज हेड अप एंड डाउन. He said, good, well, listen, that story that I told you about the boy poet and the girl poet, do you remember that? That wasn't true. It was something I just made up. Take. And this talk about poetry and greatest poem in the world, that wasn't true either. Isn't that funniest thing you have heard? तो उन्होंने जो झूठ बोले थे नैरेटर से वो सब डिस्क्लोज किए. उन्होंने बोला कि जो स्टोरी उन्होंने बॉय पोइट या गर्ल पोइट के बारे में बताई थी वो सिर्फ उनका इमेजिनेशन था, फैंसी थी, ठीक है, वो ट्रू नहीं थी. या फिर जो उन्होंने ग्रेटेस्ट सीक्रेट बताया था कि वो एक बहुत बड़ी पोएम लिख रहे हैं, दैट वाज आल्सो अ लाई. और फिर उन्होंने पूछा नैरेटर से कि डू यू थिंक दैट दिस इज़ नॉट द फनीएस्ट थिंग, बट हिज वॉइस ब्रोक. लेकिन ये बताते बताते उनके अंदर का जो एक डिप्रेस्ड पोएट था जो अचीव नहीं कर पाया था अपनी लाइफ में वो एम, वो पोजीशन जो वो चाहते थे, तो वो थोड़े सैड हो गए. उनके वर्ड्स ब्रेक होने लगे. आई लेफ्ट द हाउस एंड रैन होम क्राइंग लाइक अ पोएट फॉर एवरीथिंग आई सॉ. नैरेटर से ये सिचुएशन टॉलरेट नहीं हुई और नैरेटर जो है वो वहाँ से चला गया रोते हुए अपने घर. आफ्टर 1 ईयर, 1 साल के बाद, ये जो रेफरेंस है ये आफ्टर 1 ईयर का है. आई वॉकड अलॉन्ग एल्बर्टो स्ट्रीट अ ईयर लेटर बट आई कुड फाइंड नो साइन ऑफ द पोएट्स हाउस. जब एल्बर्टो स्ट्रीट 1 साल के बाद नैरेटर वापस आया तो उसने नोटिस किया कि पोएट का जो घर था, एक हट थी और चारों तरफ बड़ा सा ऑर्चर्ड था. इट वॉजंट देयर. ओके, एंड इट हैड बीन पुल्ड डाउन एंड अ बिग 2-story बिल्डिंग हैड टेकन इट्स प्लेस. उसको गिरा दिया गया था. उसकी जगह पे एक 2 मंजिला इमारत बना दी गई थी. द मैंगो ट्री, द प्लम ट्री एंड द कोकोनट ट्री ऑल हैड बीन कट डाउन. जो 3 ट्री उनके घर के अंदर थे, मैंगो, प्लम और कोकोनट, वो सब के सब वहाँ से काट दिए गए थे. एंड देयर वॉज अ ब्रिक एंड कॉन्क्रीट एवरीवेयर. और अब वो कंट्री साइड जैसा एरिया नहीं दिख रहा था क्योंकि वहाँ पे ब्रिक और कॉन्क्रीट यानी कि पक्का 2-story बिल्डिंग बन गई थी. इट वॉज जस्ट एज दो वर्ड्सवर्थ हैड नेवर एग्जिस्टेड. और नैरेटर बोल रहा है कि उसको ऐसा लगा